तो सीटेट की तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया। आइए अगले कुछ ही मिनटों में हिंदी पेडागोजी के जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल आसान और दिलचस्प तरीके से। तो देखिए, हम शुरू कहाँ से करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भाई भाषा है क्या, इसकी नींव क्या है। फिर देखेंगे कि इसे सीखते कैसे हैं। इसके बाद बात करेंगे उन ज़रूरी स्किल्स की। फिर देखेंगे कि हमारी नेशनल पॉलिसीज़ भाषा के बारे में क्या कहती हैं, और आखिर में कुछ ज़बरदस्त टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ पर भी नज़र डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं। सवाल सीधा सा है, भाषा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ शब्द हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ है। जरा सोच कर देखिए, अगर भाषा ना होती तो क्या होता? हम एक समाज की तरह काम ही नहीं कर पाते। यही तो है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, मिलकर काम करना सिखाती है और हमारी पूरी संस्कृति को एक शक्ल देती है। मतलब ये वो गोंद है जो हम सबको एक साथ जोड़े रखती है। भाषा की एक और खास बात है, ये सांकेतिक है। मतलब हर शब्द, हर अक्षर एक सिंबल है, एक प्रतीक है। जैसे ही मैं कहता हूं पेड़, तो असली पेड़ तो सामने नहीं आ जाता है ना, लेकिन सबके दिमाग में एक हरे भरे पौधे की तस्वीर जरूर बन जाती है। बस यही तो है भाषा का जादू, प्रतीकों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। और हाँ, भाषा में ऐसा नहीं है कि कुछ भी कैसे भी बोल दिया, नहीं, ये पूरी तरह नियमबद्ध होती है। इसके अपने नियम हैं, अपने कायदे कानून हैं, बिल्कुल किसी खेल की तरह। और इन्हीं नियमों के सेट को हम क्या कहते हैं? व्याकरण, ग्रामर। और यही पक्का करता है कि हम सब एक दूसरे की बात सही सही समझ पाएं। एक और बहुत ही दिलचस्प बात, भाषा कभी एक जैसी नहीं रहती, ये हमेशा बदलती रहती है। ये डायनामिक है। अरे आज हम कितने ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेल्फी लेना या कुछ गूगल करना। सोचिए, क्या ये शब्द 10-15 साल पहले थे? नहीं थे। तो जैसे जैसे समाज बदलता है, भाषा भी उसके साथ साथ बदलती है, बढ़ती है। अच्छा, और जब हम इसी भाषा को लिखने लगते हैं तो हम लिपि का इस्तेमाल करते हैं। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भाषा हम बोलते हैं और जिस लिपि में उसे लिखते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि भाषा क्या है, पर अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इसे सीखते कैसे हैं। ये अर्जन और अधिगम का क्या चक्कर है? चलिए समझते हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि एक छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा कितनी आसानी से, मतलब मक्खन की तरह सीख जाता है, और वहीं जब हम बड़े होकर कोई नई भाषा सीखने की कोशिश करते हैं तो कितनी मुश्किल होती है। इसकी वजह यह है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। देखिए, एक तरफ है अर्जन या एक्विजिशन। ये वो है जब बच्चा अपने घर परिवार में, अपने आसपास के माहौल से भाषा को बस अपना लेता है, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी कोशिश के। और दूसरी तरफ है अधिगम, यानी लर्निंग। ये वो है जब कोई क्लासरूम में बैठकर नियमों के साथ एक सिस्टम से भाषा सीखता है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा, सबसे मुख्य अंतर किस चीज का है? माहौल का, परिवेश का, एनवायरनमेंट का। बस यही सवाल है, क्या भाषा अपने आप सीखी जा रही है या उसे बाकायदा सिखाया जा रहा है? और यहीं पर एंट्री होती है मशहूर भाषाविद नोम चॉम्स्की की। उनका एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत है। वो कहते थे कि हम इंसान भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। मतलब हमारे दिमाग में पहले से ही एक तरह का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या LAD फिट होता है। ठीक है, तो दिमाग तो तैयार है भाषा सीखने के लिए, लेकिन असल में वो कौन सी स्किल्स हैं, वो कौन से कौशल हैं जिनमें महारत हासिल करनी होती है? आइए उन पर नजर डालते हैं। ये 4 भाषा कौशल हैं जिन्हें हम अक्सर LSRW के नाम से भी जानते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और आमतौर पर इन्हें इसी क्रम में सीखा जाता है। सोचिए, एक बच्चा भी तो ऐसे ही सीखता है ना। पहले वो सिर्फ सुनता है, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है और स्कूल जाकर पढ़ना और लिखना सीखता है। अब इन स्किल्स को हम 2 ग्रुप में भी बांट सकते हैं। एक है ग्रहणात्मक कौशल, यानी रिसेप्टिव स्किल्स। इसमें आते हैं सुनना और पढ़ना। क्यों? क्योंकि इनसे हम जानकारी अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। दूसरे हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, यानी प्रोडक्टिव स्किल्स। इसमें आते हैं बोलना और लिखना, क्योंकि इनसे हम अपने विचार बाहर निकालते हैं, व्यक्त करते हैं। अब ये जो स्किल्स हैं, इन्हें सिखाने का तरीका क्या होना चाहिए? इसके लिए हमारी राष्ट्रीय नीतियां क्या कहती हैं? चलिए अब इस पे बात करते हैं। देखिए, NCF 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई।
इसने साफ साफ कहा कि क्लास में अगर कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं तो ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, एक ताकत है। इसने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में बात करने दें और जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उसे असल जिंदगी से जोड़ें। और फिर आई NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति। इसने तो इस बात को और भी पुख्ता कर दिया। इसने कहा कि भाई कम से कम क्लास 5 तक तो बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना है। और वजह बिल्कुल साफ है। बच्चे उसी भाषा में सबसे अच्छा सीखते हैं जिसे वो सबसे अच्छे से समझते हैं। और हाँ, त्रिभाषा सूत्र को कैसे भूल सकते हैं, जिसे कोठारी आयोग ने दिया था। इसका मकसद ये था कि हर बच्चा कम से कम 3 भाषाएं सीखे, अपनी मातृभाषा, कोई एक और भारतीय भाषा और एक विदेशी भाषा। इससे क्या होगा, पूरे देश में कम्युनिकेशन आसान होगा और बहुभाषावाद को बढ़ावा मिलेगा। तो ठीक है, सिद्धांत समझ लिए, नीतियां भी देख ली, अब असली बात पर आते हैं। क्लासरूम के अंदर भाषा को असरदार तरीके से कैसे सिखाया जाए। चलिए कुछ जबरदस्त टीचिंग स्ट्रैटेजीज देखते हैं। यहाँ 2 बहुत ही फेमस मेथड हैं। एक है आगमन विधि। इसमें टीचर पहले बहुत सारे उदाहरण देता है और बच्चे खुद पैटर्न देखकर नियम तक पहुंचते हैं। ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। दूसरी है निगमन विधि। ये उल्टी है। इसमें टीचर पहले नियम बता देता है और फिर बच्चे उन नियमों के आधार पर उदाहरण हल करते हैं। ये ज्यादा टीचर सेंटर्ड है। अब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। इसे एक डॉक्टर के काम की तरह समझिए। डॉक्टर पहले क्या करता है? बीमारी का निदान करता है, पता लगाता है कि दिक्कत कहाँ है। फिर वो उसका उपचार करता है, यानी सही दवा देता है। टीचर भी यही करता है। पहले पता लगाता है कि बच्चे को सीखने में कहाँ मुश्किल आ रही है और फिर उस मुश्किल को दूर करने के लिए खास तरीके से पढ़ाता है। अच्छा, अब बच्चे की प्रगति को कैसे नापें? क्या सिर्फ एक फाइनल एग्जाम लेकर? नहीं, उससे कहीं बेहतर तरीका है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? ये बच्चे के काम का एक कलेक्शन है, एक फाइल है जिसमें उसके पूरे साल का काम इकट्ठा होता है। इससे हमें उसकी पूरी जर्नी दिखती है, सिर्फ एक दिन का नहीं। और आखिर में वही सवाल, क्लासरूम की सबसे बड़ी चुनौती, जो असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, वो क्या है? वो है बहुभाषिकता। क्लास में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चों का होना। ये पहली नज़र में एक मुश्किल लग सकती है, पर जैसा कि हमने अभी समझा, ये असल में सीखने सिखाने के लिए सबसे कीमती खजाना है। ये कोई दीवार नहीं, बल्कि एक पुल है जो सबको जोड़ता है।